गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट डे हमने आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन में जो काजेज होते हैं डिफरेंस, यानी कि बैंक कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का कैश बैलेंस में जो भी डिफरेंसेस आते हैं और वो डिफरेंसेस किन किन कारणों से आते हैं, जो भी काज थे वो हमने कल आपको एक्सप्लेन किए थे। आज हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बाय डेबिट बैलेंस, बैंक कॉलम और कैश बैलेंस। अब देखिएगा ध्यान से कि ये पॉइंट है, कोई भी जो भी आप कभी भी आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके दो मैटर्स होते हैं। या तो आप बैंक बैलेंस की डेबिट बाकी बैंक बैलेंस की जो बैलेंस है उसको लेकर के चलें, या हम पासबुक का बैलेंस लेकर के चलें। आपको दोनों बैलेंस मालूम होंगे। पासबुक में हमको एक बैलेंस शो कर रहा होगा कि कितना हमारा है उसमें डेबिट या क्रेडिट, एक हमारा कैश बुक हमको शो कर रहा होगा, कैश बुक का हमारा बैंक कॉलम शो कर रहा होगा उसमें डेबिट है या क्रेडिट। आप दोनों में से कोई भी एक बैलेंस लेकर के अपना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज पहले मान लीजिए हम करते हैं मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि डेबिट बैलेंस के आधार पर जब हम बनाते हैं तब देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। देखिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक, ये डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का। एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि किसका डेबिट बैलेंस होता है और किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब अगर आपको कैश बुक में डेबिट लिख रखा है तो डेबिट मानना ही मानना है, अगर नहीं लिखा है तो भी डेबिट मानना है। लेकिन सपोज करो अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ठीक, तो ये ओवरड्राफ्ट होता है। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो ये क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। और अगर पासबुक में सपोज करिए क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस लिख रखा है तो ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिटेल में जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम देखते हैं पहला मेथड जो है आपका वो क्या है। जब हम कैश बुक का बैलेंस लेकर के चलते हैं, यानी कि कैश बुक का जब डेबिट बैलेंस हम लेकर के चलते हैं तब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को कैसे बनाते हैं। तो जिस बैलेंस को हम लेकर के चलेंगे, सपोज करिए कैश बुक का बैलेंस लेकर के हम अपना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस में ये आइटम्स जो भी दे रखे हैं ये आपको ऐड करने हैं। इसके बाद कुछ आइटम्स हैं वो आपको उसमें से लेस करने होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें पहला है, ये हम सारे एक्सप्लेन भी कर चुके हैं आपको। पहला है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक लाइन आप ध्यान रखिएगा, अगर हम कैश बुक का डेबिट बैलेंस ले करके चलते हैं, यानी कि कैश बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर के अगर हम अपना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऐसी सिचुएशंस में उस बैलेंस में जो भी आइटम्स, ठीक, जो भी आइटम्स बैंक बैलेंस को इंक्रीज करते हैं उसको ऐड करते हैं, और जो बैंक बैलेंस को डिक्रीज करते हैं उनको हम लेस करते हैं। ये एक लाइन का नियम है, आपको इसको याद रखना। अब वो कौन से आइटम है जो बैंक बैलेंस को इंक्रीज करते हैं वो ऐड करते हैं, वो ये वाले आइटम है जो हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिएगा पहला है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये हम आपको इसकी थ्योरी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने चेक इशूड किया है, ठीक, और बैंक में अभी तक वो पेमेंट के लिए जो है वो प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो ऐसी सिचुएशंस में बैंक का बैलेंस आपका इंक्रीज रहेगा। एक में हम एग्जांपल दे दे रहे हैं कैसे इंक्रीज रहेगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए आपने किसी से गुड्स परचेस किया, आपने उसके बदले में 10,000 का गुड्स परचेस किया, उसको आपने एक 10,000 का चेक आपने उसको दे दिया। तो आपके सपोज करिए कैश बुक में बैंक कॉलम में 50,000 रुपीज़ बैलेंस है, जिसमें से आपने एक 10,000 का चेक जो है वो इशूड कर दिया है अपने कस्टमर को, जो कि अब आप ये मान लेंगे कि ये पैसा हमारा बैंक से डिक्रीज हो जाएगा। बैंक में जाकर के वो अपना चेक लगा करके हमारे अकाउंट से उतना पैसा बैंक वाले कम कर देंगे। तो आप अपनी कैश बुक में उस चेक की एंट्री कर लेते हैं
और उसको हम लेस कर देते हैं तो हमारा 50 का कितना रह जाएगा 40,000। अब हमारी जो कैश बुक है वो कितना शो कर रही है 40,000। बट अगर उस चेक को अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है तो ऐसी सिचुएशंस में बैंक में हमारी जो पासबुक है वो 10,000 से जायज़ बात है इंक्रीज रहेगा, वहाँ 50,000 शो करेगा, यहाँ हमारा 40,000 शो करेगा। तो बैंक बैलेंस क्या रहेगा इंक्रीज रहेगा। यानी कि जो बैंक बैलेंस को जो भी आइटम्स होते हैं इंक्रीज करते हैं तो वो क्या करते हैं ऐड होते हैं। तो पहला आइटम कौन सा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये आपको बुक में क्वेश्चन में दे रखा होगा। ओके, बस याद करना है कौन से आपको ऐड करने हैं सॉरी और कौन से आपको लेस करने हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट मेड बाय द बैंक फॉर इंटरेस्ट। अगर बैंक ने आपके अकाउंट में कोई भी पैसा इंटरेस्ट का जो है अगर आपका उसने क्रेडिट किया है तो ऐसी सिचुएशंस में भी आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज रहेगा। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट, अगर किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है बैंक में तो ऐसी सिचुएशंस में भी आपका पैसा जो है बैंक में इंक्रीज हो जाएगा। भाई किसी ने जाकर के आपके अकाउंट में अगर सपोज करिए 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए तो बैंक बैलेंस तो आपका 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। बट जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बैंक के साथ आपका टच नहीं होगा, तब तक आप इसकी एंट्री अपने कैश बुक में नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब बैंक ने कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड आपके लिए कलेक्ट किया है, आपने कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, उसके बदले में अगर आपसे आपका कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड बनता है जो बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। जब भी हमारे अकाउंट में बैंक कुछ भी पैसा क्रेडिट करती है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। अगर कोई पैसा डेबिट होता है पासबुक में तो इसका मतलब होता है कि हमारा कोई पैसा विड्रॉ हुआ है, यानी कि लेस हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ओके, तो इससे भी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, ये भी हम ऐड कर देंगे। चेक पैड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब आपने चेक बैंक ने पैड करने के लिए आपने भेजे कि ये चेक हमारे क्लियर कर दीजिए। बैंक ने तो चेक क्लियर करके आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन उसको क्रेडिट कर दिया, बट आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, जिस वजह से आपने इसको अपने कैश बुक में डेबिट नहीं कर पाया। तो ऐसे सिचुएशंस में भी आपका बैंक जो है जितने का भी चेक होगा उससे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा आइटम्स टू बी डिडक्टेड माइनस। ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो हम उसको डिडक्ट करते हैं सॉरी जो लेस कर देते हैं उनको देखिएगा। सॉरी, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब आपने कोई चेक जो है बैंक में सेंड किया, अब आपने जैसे आपको सपोज करिए चेक मिले कस्टमर से, कस्टमर को आपने गुड सोल्ड किया और आपको कस्टमर ने चेक दे दिया है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप तो अपने यहाँ उसको डेबिट कर लेते हैं बैंक कॉलम में, कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट कर लेते हैं। बट बैंक ने अभी तक जो है उसका पैसा कलेक्ट नहीं किया, कलेक्शन नहीं किया, इसलिए उसने क्रेडिट भी नहीं किया। दोनों शब्द ध्यान देखिएगा, ना तो कलेक्ट किया बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। कलेक्शन के लिए भेजा है बट उसने कलेक्शन करके अभी उसको क्रेडिट नहीं किया, तो आपका कैश बुक यहाँ पर इंक्रीज दिखाएगा और पासबुक यहाँ पर डिक्रीज दिखाएगा। तो ये आइटम वो है जो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज करता है, तो हम इसको लेस कर देंगे। नेक्स्ट देखिए चेक, इसकी थ्योरी एक बार आप पढ़ भी लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दे रहा हूँ बट इसको आप अकाउंटिंग बुकिश लैंग्वेज जो है उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अब आपने कोई चेक कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा, सेम कंडीशंस है बट बैंक में वो डिसऑनर्ड हो गया, तो ऐसी सिचुएशंस में ना तो वो पासबुक में क्रेडिट होगा जो क्लियर ही नहीं हुआ, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मीनिंग हम आपको कई बार बता चुके हैं, जब वो बैंक जो है किसी भी चेक का पेमेंट करने से मना कर देती है तो ऐसे चेक को हम लोग क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड कहते हैं, चेक कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। किसके आपको कंपेयर किससे करना है, कैश बुक से। कैश बुक का जो बैलेंस जिसको आप लेकर के चले हैं उससे आपका कंपेयर करना है। ओके, इसको भी आप लेस कर देंगे। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। आप सपोज करिए आपके बदले में अगर बैंक ने किसी को कुछ भी पेमेंट किया है, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किया है, आपकी आपका कोई इंश्योरेंस चल रहा था उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, या आपने कोई मोबाइल की अगर कोई बिल लगा रखा मंथली उसने रिचार्ज कर दिया, कुछ भी जो आपको काम करना चाहिए वो आपके बदले अगर आपके बैंक ने आपकी तरफ से पेमेंट किया है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी हमारा जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि पासबुक में उतना पैसा डेबिट होगा, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ये हम भी लेस कर देंगे। नेक्स्ट है डेबिट्स मेड बाय द बैंक
फॉर कमीशन, बैंक चार्ज, etc। हमने ये सारे हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर कोई बैंक ने आपसे कमीशन लिया है, कुछ भी आपका बैंक चार्ज किया है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि बैंक आपके बदले में जो भी वर्क करता है तो बैंक उसके बदले में एक चार्ज लेता है, एक सर्विस चार्ज लेता है। सपोज करिए आपके बदले में कोई पेमेंट करना, आपकी इंस्टॉलमेंट्स को पेमेंट करना, आपके बदले में जो भी वर्क करता है तो उसके बदले में बैंक कुछ ना कुछ लेता है, तो उसको हम लोग बैंक चार्ज या बैंक कमीशन बोलते हैं, जिसको बैंक जो है आपके अकाउंट में से काट लेता है, पैसा उतना डिडक्ट कर देता है जितना वो चार्ज लेता है, और उतने से आपका बैंक बैलेंस लेस हो जाता है। इसको भी हम लेस कर देंगे जितने सी बैंक चार्ज या जितना भी कमीशन होगा। नेक्स्ट है चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब सपोज करिए आपने चेक इशूड किए हैं, लेकिन अगर आपने कैश बुक में लिखना भूल गए हैं, छूट गया है, ओमिटेड हो गया है, और पासबुक में लिख गए, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सिचुएशन में चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा सॉरी, आपको चेक जैसे किसी ने इशूड किया तो आपने चेक अपना वहाँ दे दिया, ठीक है, तो आपके यहाँ तो है पैसा, बट जो बैंक में जब जाएगा, इशूड हो गया, द बैंक वाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ दी चेक, वो पेमेंट कर देगी, बट आप उसका रिकॉर्ड अपने यहाँ नहीं रख पाए कि बैंक ने इतना पैसा आपने आपके यहाँ से लेस कर दिया। चेक इशूड हो गया आपकी तरफ से कि इतना पैसा बैंक से ले लो जा करके, और वो एमिटेड हो गया कैश बुक में। कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि इतना पैसा हमारे बैंक से कम हो जाएगा, लेकिन बैंक तो कम कर ही देगी, जब वो चेक चला जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, बैंक कम कर देगी। तो ऐसी सिचुएशन में कैश बैलेंस आपका इंक्रीज रहेगा, जबकि बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो ये भी हम लेस कर देंगे। ये इसका प्रोफार्मा होता है, इसको भी आप देख लें, कल हम इसके क्वेश्चंस बताएंगे। ये भी देख लीजिएगा आप, इसका प्रोफार्मा किस तरीके से बनाते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जैसे डेबिट बैलेंस, ये ब्रैकेट में जो भी लिखा है, डेबिट बैलेंस लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जो भी डेबिट बैलेंस है ये प्लस वाला आइटम है, हमने सबसे पहले प्लस वाले में हम लिख लेते हैं। फिर ऐड और लेस, जो भी आइटम्स अभी हमने आपको बताया, जो ऐड होने वाले हैं वो इसमें हम ऐड कर देते हैं, जो लेस होने वाले हैं वो इसमें से हम ये लेस वाले में कर देते हैं। फिर दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, और इसके बाद हमारा जो भी डिफरेंस होता है वो मालूम चल जाता है। दोनों का टोटल करने पर जो भी डिफरेंस होगा वो नीचे ट्रांसफर करके हम लिख देते हैं। जब हम कैश बुक का बैलेंस लेकर के चलते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो क्रेडिट बैलेंस पासबुक का आता है, और पासबुक का अगर बैलेंस लेकर के चलते हैं तो कैश बुक का हमारा डिफरेंस आता है। तो ये आप जो भी ये नियम आज हमने बनाए, इन्हीं के बेस पर आपका पूरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनना है। इनको एक बार यहाँ से लेकर के, फर्स्ट से लेकर के और यहाँ तक आप प्लस प्रोफार्मा, ये साथ साथ में आप इसको एक बार देख लीजिएगा। कल हम इसके जो हैं क्वेश्चंस बताएंगे। ओके, थैंक यू।